नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, फर्स्ट ग्रेड में परमाणु और अणु टॉपिक आपके दे रखा है और कल इसमें थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी आपको दी गई थी। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी उससे संतुष्ट हैं टॉपिक से, तो मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा कि यार जो अपने द्वारा बताया जा रहा है विद्यार्थियों के समझ में आ रहा है। आज इसी में साथियों आगे देखते हैं अपन। पहले बात करते हैं थोड़ी सी, जो पहले बताया था आपको कि पदार्थ किसको कहते हैं। एक बार जो विद्यार्थी जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं साथियों, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हैं और इन कणों से मिलकर के बनने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, पदार्थ। तमाम जितनी भी वस्तुएं हैं वो किन से बनी हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से, और उन्हीं को कहते हैं पदार्थ। इनमें से एक कण को अगर अपन लें और उसको और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास किया जाए अपने द्वारा, तो ये अन्य टुकड़ों में विभाजित नहीं होता है। इसको अपन ने नाम दिया था परमाणु। यानी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सके, वही आपका क्या है, परमाणु। और जब आपस में दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अणु का। ये सारी बातें आपको कल बताई थी। परमाणु में साथियों एक और भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक ये बीच में नाभिक है, इसमें आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर ये नाभिक है और इसके चारों ओर एक चक्कर में, निश्चित चक्कर में इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके चक्कर लगाते रहते हैं। इनको अपन ने कहा था कक्ष या कोष। ये सारी बातें पहले की हैं जो पढ़ा दी गई हैं कल, आपके याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर मैंने बताया था आपको नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक, प्रोटॉन पर आपका धन आवेश और न्यूट्रॉन पर ना तो प्लस और ना ही माइनस, यानी ये होता है आपका उदासीन। इनकी खोज किसने की, ये भी देखिए एक सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखें आप। ईंट पगनाच, ईंट पगनाच। कई बार प्रोटॉन की खोज है वो विद्यार्थी कराते हैं रदरफोर्ड, जो कि गलत है, ध्यान रखें इस बात का। इलेक्ट्रॉन की खोज की टॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड आप मत करके आना वहां पर, ध्यान रखना है इस बात का। और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। तो ये छोटी सी एक ट्रिक थी जिसके माध्यम से आपको बताया गया कि ये अच्छे से आपके ध्यान में रहेगी और शायद जिंदगी में भूलें भी नहीं इसको। अब देखिए पदार्थों का वर्गीकरण। जितने भी पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, भौतिक संरचना के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कई विद्यार्थियों ने मेरे को कहा कि सर ये साथ साथ में आप पढ़ा तो रहे हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो उन विद्यार्थियों की शंका दूर करते हैं आज, साथ साथ में आपको यह भी बताते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाया जा सकता है। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ आपको मिल जाए तो वहां पर करना है। मुख्य अवस्थाओं की बात की जाए तो वो तीन ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। जैसे जैसे साथियों ये आपकी बर्फ है, क्या है, बर्फ है। इसके कण होते हैं पास पास में, बहुत ज्यादा पास में, तो इसलिए इसको कहते हैं ठोस। यानी इसको और अधिक आप दबा नहीं सकते। जैसे अगर कण पास पास में है, आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, मैं समझता हूं जहां तक उनको और सरल तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एक बस है और इसमें सवारियां हैं खचाखच भरी हुई हैं, यानी इनके बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं है और आप यहां से चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इनके बीच में जगह नहीं है साथियों बिल्कुल भी, तो आप आगे कैसे जाएंगे, फिर नहीं जा सकते ना। तो ऐसी बात यहां पर है। ये छोटे छोटे कण इतने नजदीक होते हैं कि आप इनको दबाना भी चाहें तो नहीं दबा सकते, इसलिए इनको कहते हैं ठोस। इसी प्रकार से
द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में जैसे इसी गाड़ी में एक सवारी यहाँ पर खड़ी है, एक यहाँ पर खड़ी है और एक यहाँ पर। अब आपको चढ़ना है तो आप आराम से चढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ये सवारी यहाँ पर चली जाएगी, ये यहाँ पर, और आपको भी यहाँ पर जगह मिल जाएगी। तो इसके कण थोड़े क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। द्रव्य में बहने का गुण भी पाया जाता है। और गैस इसके कण तो बहुत दूर दूर होते हैं, फैले हुए रहते हैं, जैसे वाष्प है आपकी। तो क्वेश्चन तो यही बनता है साथियों कि भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थों की अवस्थाएं कितनी हैं? तीन मुख्य अवस्थाएं, तीन। और वैसे पूछी जाए तो यहाँ पर चार दे रखे हैं, लेकिन एक और भी है, बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन बड़ी क्लासों में ये बता रखा है, तो थोड़ा सा इसका भी आप ध्यान रखें। अगर ऑप्शन में तीन ना आए और पांच आ जाए तो आपको पांच पर ही टिक करके आना है। प्लाज्मा हो गई, और इसके बाद में एक है बोस आइंस्टीन अवस्था। अभी इस पर रिसर्च जारी है साथियों। रासायनिक संरचना के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण, तो इनको बारी बारी देके सभी को पढ़ते हैं अपन। पदार्थ के अलग अलग रूप ही क्या कहलाते हैं? पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती हैं। जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तो ये अलग अलग रूप हैं इसके, इन्हीं को कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। जैसे पत्थर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, क्या इनको आप दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। लोहे से बनी वस्तुएं हैं, कुर्सी, लकड़ी, गुटका। तो इन पदार्थों या वस्तुओं के कणों का आकार या आयतन कैसा होता है? इन्हें दबाने पर क्या होता है? तो ये आसानी से नहीं दबते हैं। इनकी आकृति एवं आयतन क्या होता है? निश्चित है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठोस की आकृति एवं आयतन क्या होता है? निश्चित है। और ठोस में जो कण हैं वो भी अत्यधिक पास पास होते हैं। तो मुख्य पॉइंट यही है इसमें ठोस में कि एक तो ये उदाहरण ध्यान में रखें आप, जैसे दिया हुआ कहीं पर आ जाए। अब तीन तो ये उदाहरण दे दिए और एक यहाँ पर दे दिया स्पंज। तो साथियों इनमें से ठोस का उदाहरण नहीं है, तो स्पंज को तो आप आराम से दबा सकते हैं, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ नहीं आएंगे आपके जितना सोचते हैं साइंस के क्वेश्चन। आगे देखिए, इसमें ये डायग्राम भी दिखा रखे हैं, देखिए लकड़ी का गुटका है, लोहे का गोलक है, इनको आप कितना भी दबाएं लेकिन दबा नहीं सकते। और इनके कण हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? पास पास। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित है, उनको कहते हैं ठोस। तो ये परिभाषा ध्यान में रखनी है आपको। ऐसे पदार्थ है जिनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, उनको कहते हैं ठोस। आगे प्रश्न लास्ट में पुस्तक के दे रखे हैं, तो वहां पर पूछा जाएगा साथियों आपसे, तो अच्छे से पढ़ें इसको। अब बात करते हैं द्रव्य की, लिक्विड। दूध है, शरबत है, जल है, ये उदाहरण है इसके लिक्विड के। जल अपनी आकृति पात्र जैसे कटोरी है, लोटा है, मटका, गिलास आदि के अनुरूप ढालता है। अगर जल को आपने कटोरी में डाला तो उसके आकार के अनुरूप ढल जाता है, लोटे में डालेंगे तो उसके अनुरूप। द्रव्य का आयतन तो क्या होता है? निश्चित है, परंतु आकार या आकृति निश्चित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु में आप इसको डालेंगे उसी का आकार ले लेगा ये। एवं कण क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर होते हैं। द्रव्य बह भी सकता है, फैलता है, तथा एक पात्र से दूसरे पात्र में इसको उड़ेला भी जा सकता है, लेकिन ठोस में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, द्रव्य पात्र की आकृति ग्रहण कर लेते हैं जिस भी पात्र में आप डालेंगे, और एक तरफ है इसके कण जो थोड़े थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर। तो परिभाषा क्या बनती है इसकी? ऐसे पदार्थ है जिनकी आकृति तो क्या होती है? निश्चित नहीं होती, परंतु आयतन होता है निश्चित है, तो वो आपके कहलाते हैं द्रव्य। आयतन किसको कहते हैं? आयतन एक त्रिविमीय स्ट्रक्चर होती है साथियों, संरचना, जिसमें उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये होती है, तो उसको कहते हैं आयतन।
अब देखिए, ये जो गतिविधियां दे रखी हैं ये अपन नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझना है अपने को जो जो मैटर अपने काम का है। फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। गैस, गैस में देखिए आगे, गैस पात्र का जिस जिस पात्र में आप डालेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेती है। और गैस में कण क्या है, अत्यधिक दूर दूर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। वातावरण में वायु होती है जो कि गैसों का मिश्रण है। हवा में, अब हवा में देखिए साथियों, हवा में धूल भी होती है, अनेक प्रकार की गैस भी होती हैं, और नमी के रूप में पानी भी रहता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गैसों का मिश्रण। वायु हमें दिखाई नहीं देती है, हवा बहती है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में दूर दूर तक फैल जाती है। गाड़ी का धुआं है, इत्र की खुशबू है, कचरे की बदबू है, आदि को सूंघकर महसूस कर सकते हैं। तो गैस का जो आकार है, आकृति है, और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, और इसके कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है कि जिनकी आकृति, आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, उनको कहते हैं गैस। इसको कहते हैं अवस्था परिवर्तन। ये थोड़ा सा देखिए आप, जैसे ठोस है बर्फ, और 0 डिग्री से ऊपर अगर इसको रखेंगे आप, तो ये किस में बदल जाएगी, द्रव में। यानी बर्फ को थोड़ी देर के लिए आप खुला छोड़ दें तो पिघलना शुरू हो जाती है, द्रव में परिवर्तित है। फिर थोड़ा सा इसको टेम्परेचर दिया, गर्म किया इसको 100 डिग्री से ऊपर, तो ये बन जाएगी गैस। पानी को उबलते हुए देखा होगा आपने, और उसमें क्या बन जाती है, वाष्प या भाप है। फिर इस भाप को अगर ठंडा किया जाए तो पुनः क्या बदल जाएगी, जल में। और फिर थोड़ा और ज़्यादा ठंडा किया जाए, फ्रीज में रखा जाए जल को, तो वह बन जाएगी आपकी बर्फ। इस प्रकार से ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इसी को कहते हैं अवस्था परिवर्तन। अब देखिए, थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में दे रखा है। पदार्थ की यह अवस्था वास्तव में संतृप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की पिक्चर ट्यूब आदि में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी, पिक्चर ट्यूब आदि में कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था। तो इसको नोट आप कर सकते हैं। इस अवस्था पर शोध कार्य अभी भी जारी है। साथ में एक बोस आइंस्टीन अवस्था है, उस पर भी रिसर्च चल रहा है। परमाणु और अणु, ये पहले ही आपको थोड़ा बहुत बता दिया गया है, थोड़ा और देख लीजिए। सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। हजारों वर्ष पूर्व पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा गया है, और आंखों से ये सूक्ष्म कण दिखाई नहीं देते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर खोज होती रही। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया। कणाद के बारे में ये कल ही आपको बताया था, तो दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है, तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स ने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सके। परमाणु में मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। और परमाणु की संरचना के अगर भागों की बात की जाए तो 2 भाग होते हैं। एक आंतरिक भाग, ये जिसको बोलते हैं नाभिक, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कक्ष, जिसको बोलते हैं भारी भाग। तो ये दोनों ही भाग याद रखें, ये आंतरिक भाग है आपका, और ये भारी भाग। आंतरिक भाग को नाभिक और भारी भाग को इलेक्ट्रॉनिक कक्ष, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है।
परमाणु के केंद्रीय भाग या आंतरिक भाग को नाभिक कहते हैं। इनमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक तो आपका प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन आवेशित कण रहते हैं और न्यूट्रॉन पर उदासीन, जिस पर कोई भी चार्ज किसी प्रकार का नहीं होता है। परमाणु के बाह्यतम भाग में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पदार्थ किसी परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अधिकांशतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा जिसमें पदार्थ के गुण मौजूद रहते हैं, वह है आपका पदार्थ। अणु की बात करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। यह आपको पहले ही बता दिया गया है। जैसे ये एक हाइड्रोजन है और ये भी एक हाइड्रोजन है। ये दो क्या हैं? परमाणु। आपस में जब संयोग करेंगे, जुड़ेंगे, तो ये क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन का एक अणु H2, हाइड्रोजन का एक अणु बना लेंगे। तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। एक उदाहरण और भी दे रखा है। जैसे ये हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, एक ये और एक ये, और इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ये आपस में मिल गए तो क्या बना लिया? H2O। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिले तो क्या बन गया? जल का एक अणु। अब देखिए, ये परिभाषा निकल कर आती है इसके अणु की। परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण। आपने आसपास अनेक पदार्थों को देखा या अनुभव किया होगा, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, शक्कर, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल आदि। इन पदार्थों में कुछ तो क्या है? तत्व हैं, और कुछ यौगिक, और कुछ हैं मिश्रण। तो देखते हैं, प्रत्येक को समझते हैं अच्छे से। तत्व किसको कहते हैं? और ये परिभाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे शुद्ध तांबा है, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन आदि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। इन्हें कहते हैं तत्व। और भी उदाहरण है इसके, कार्बन है, सल्फर है, चांदी है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और इनको समझने के लिए ये एक थोड़ा सा ध्यान में रखें कि प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, तो 118 तत्व है, ये ध्यान में रखें। बाकी और चीज़ें ये आपके काम की नहीं है। तत्वों के प्रतीक, जैसे साथियों किसी के नाम से अपन समझ जाते हैं कि इसका क्या नाम है, कौन है ये, तो इसी प्रकार से इन तत्वों के नाम दिए गए हैं। नाम के साथ साथ में इनका एक प्रतीक भी है, यानी संकेत, जिसके माध्यम से अपन शॉर्ट में समझ सकें। हाइड्रोजन, इसका प्रतीक है H। ये जो पहला नाम दे रखा है, हाइड्रोजन में पहला क्या है? H। इसी प्रकार से कार्बन में पहला क्या है? C, तो यहाँ पर भी C संकेत। फ्लोरीन में F है तो इसमें F आपका। नाइट्रोजन में N है तो इसमें भी N। फास्फोरस में P है तो इसमें भी P। सल्फर में S है तो इसमें भी S। ऑक्सीजन में O है। अब ये देखिए, इस पर गोला कर देता हूँ मैं। ये पूछ लिया जाए तो आपके, तो फिर पोटेशियम पूछा जाए तो P कर देंगे आप, लेकिन P तो फॉस्फोरस का है। ये देखिए, एक स्वर्ण है, गोल्ड है, इसका है Au, ओरम। बाकी एल्यूमिनियम का Al है, ब्रोमीन का Br है, कैल्शियम का Ca है, क्लोरीन का Cl है। ये देखिए CHL है ना, इसमें से मैग्नीशियम का Mag, तो यहाँ पर Mg शॉर्ट में। सोडियम का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से ही पूछते हैं। और कॉपर का देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, Co, लेकिन यहाँ पर क्या है? Cu। आयरन का Fe है,
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चांदी का Ag, सिल्वर बोलते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है Ag। पारा मरकरी है लेकिन इसका जो संकेत है वो Hg है। इसी प्रकार से कोबाल्ट का Co। तो ये मुख्य मुख्य हैं, इनको आप ध्यान में रखें। बाकी तो आपके हाइड्रोजन से H है, कार्बन से C है, सारे के सारे ध्यान में रह जाएंगे। प्रश्न बनता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो ये सारे यहाँ पर इसी प्रकार के नाम आपके दिए होते हैं। कॉपर का दे दिया, कोबाल्ट का दे दिया, Ca का दे दिया, तो फंसाने का प्रयास किया जाता है। कार्बन का दे दिया। अब कैल्शियम का पूछ लिया तो वहाँ पर समझ में नहीं आता है कि किसका क्या करें इसमें। तो ये आपके थोड़े थोड़े ध्यान में होने चाहिए। और मुख्य हैं ये तो देखिए एकदम ही अलग हैं। सोडियम का Na है, कॉपर का Cu है। साइंस के विद्यार्थी हैं उनके तो करीब करीब याद हैं ये। तत्व हो गए, उसके बाद में बात करते हैं यौगिक की। तत्व है, तत्वों में साथियों एक ही परमाणु की बात, यानी एक ही परमाणु होते हैं, उनसे मिलकर के बनते हैं। और इसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं यौगिक। उदाहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सरफ है, ये सारे यौगिक के उदाहरण हैं। आगे प्रश्न आएगा, देखिए वहां पर पूछे जाएंगे आपसे। यौगिक का सूत्र, जैसे यौगिक का नाम है जल और इसका सूत्र क्या हुआ H2O। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तब यौगिक बनता है। यहाँ पर देखिए एक तो ये हो गया, दो परमाणु तो हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है, आपस में मिलकर क्या बनाया जल। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, फॉर्मूला है आपके लिए, सूत्र। यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से संयोग करता है, आपस में जुड़ता है। परमाणुओं की संयोग करने की इस क्षमता को क्या कहते हैं संयोजकता। कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में क्या करता है अन्य परमाणुओं के साथ में जुड़ता है। जैसे ये जुड़ा है, कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये यौगिक है। तो इसी को क्या कहते हैं संयोजकता, जो आपस में जुड़ते हैं। परमाणुओं की संयोग करने की इस क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब देखिए मिश्रण। आपने कई वस्तुएं जैसे पीतल है, स्टील के बर्तन, वायु, कांच, जल, पत्थर आदि को देखा होगा। क्या ये सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती हैं? नहीं, ये सभी वस्तुएं दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनी हैं। ऐसे पदार्थ को कहते हैं मिश्रण। अब मिश्रण, मिक्सचर, ये तो आपको पता ही है, भुजिया वगैरह खाते हैं आप, उसमें मिला जुला रहता है सब कुछ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या किया गया है, मिला दिया गया। दो या दो से अधिक तत्व मिला दिए और साथ में यौगिक को भी मिला दिया किसी भी अनुपात में, तो तब क्या बन जाता है मिश्रण। लेकिन यहाँ पर वो भुजिया वाले याद नहीं रखने, आपको याद रखने हैं तत्व और यौगिक। और मिश्रण के ये उदाहरण है साथियों, शरबत है आपका, हवा, रेत। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रश्न यहीं से उठाए जाते हैं, इन पर कोई गौर करता नहीं है। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। ये जीवनी है इसकी, सत्येंद्र नाथ बोस की। उन्हें सांख्यिकीय यांत्रिकी का प्रणेता कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस के अनुसंधान कार्य, यानी जो खोज की गई है, और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही कण भौतिकी के मूल कणों को दो भागों में विभक्त करना संभव हुआ। इसी खोज के लिए इन कणों को बोस के नाम पर बोसोन व फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ शाह स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान करके सम्मानित किया और सन 1954 में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया। बोस द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित करवाया गया और इस सिद्धांत को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है।
देखिए, बोस द्वारा ये विकसित किया गया सिद्धांत, लेकिन प्रकाश में कौन लाए इसको? आइंस्टीन। इसलिए इसको कहा गया बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। आइंस्टीन के दिशा निर्देश पर सत्येंद्रनाथ बोस ने बोस आइंस्टीन संघनन नामक पांचवी अवस्था को भी बताया, जो मैंने आपको बताई थी कि पांचवी अवस्था। अभी इस पर रिसर्च आगे भी जारी है, जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। इसी कारण इसे भारतीय आइंस्टीन कहना उपयुक्त है। तो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है साथियों। अब आगे देखिए इसमें क्या है। आपने क्या सीखा? ये सारी बातें जो भी सीखी हैं वही दे रखी हैं इसमें, कि वस्तुएं जिनमें भार होता है, स्थान घेरती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ की ये अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक, मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। और ठोस पदार्थ की आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव्य पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकृति इसकी निश्चित नहीं होती। गैस पदार्थ की आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु के बाह्य व आंतरिक दो भाग हैं। आंतरिक भाग में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें आप पढ़ के आए हैं ऊपर। तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु का वह समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे कहते हैं अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं का निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। और दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। अब देखिए आगे ये प्रश्न है। गैसीय अवस्था में होता है, क्या गैस का निश्चित आकार होता है? नहीं होता है साथियों। निश्चित आयतन, वो भी नहीं होता है। भार निश्चित नहीं। तो क्या होता है? आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं इसके? अनिश्चित है। परमाणु के बाह्य भाग में मुख्य कण है। आंतरिक भाग में तो आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन यहां पर पूछा है बाह्य भाग की बात की जा रही है, तो बाह्य भाग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ होता है, क्या होता है? उसको कहते हैं तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु। अब देखिए, शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये प्रश्न है आपके लिए। देखते हैं किस किस का सही जवाब आता है इसमें। शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण या सभी। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में एक तो होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं, यानी उदासीन। ठोस के कण एक दूसरे के क्या होते हैं? पास पास, जबकि गैस के कण दूर दूर होते हैं। शक्कर यौगिक है, जबकि चाशनी क्या है? शक्कर तो यौगिक है, चाशनी क्या होगी? मिश्रण। अब चाशनी बनाते हैं तो उसमें क्या है? पानी भी मिलता है, चीनी भी मिलती है। एक मिलान वाला है, देखिए सही मिलान कीजिए। लोहा, क्या कहेंगे इसको? लोहे को। लोहा क्या है? तत्व है। नमक क्या है फिर? नमक क्या है? यौगिक। शरबत क्या हुआ? मिश्रण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है? परमाणु। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूर्ण हुआ साथियों। और भी किसी प्रकार की इसमें जानकारी आपको चाहिए तो वो ज़रूर बता दी जाएगी, कमेंट कीजिएगा आप। और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने विद्यार्थी दे पाते हैं। जिन्होंने भी अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया है वो ज़रूर ही इसका जवाब दे पाएगा। आज का ये टॉपिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।